हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं उपमा स्टार्स टू लर्न में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। और दोस्तों, हमने अपने आज एनवायरमेंटल स्टडीज़ का नया टॉपिक लेकर आए हैं और नया टॉपिक हमारा है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो आज हम इसे स्टार्ट करेंगे और इसे स्टार्ट करने से पहले हम भी ये बात क्लियर कर दें कि हमारे यहाँ पर सीटेट से रिलेटेड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का नई सीरीज शुरू की हुई है और यह आपके सी टेट KVS हर प्रकार के टेट एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब कि इकोलॉजी और इकोलॉजी सिस्टम। तो सबसे पहले देखते हैं कि इकोलॉजी शब्द है क्या। मतलब कि इकोलॉजी जो शब्द है वो सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया 1869 में, यानी कि 1869 में। देखिए, इकोलॉजी और इकोसिस्टम दोनों एक अलग अलग सब्जेक्ट हैं, दोनों अलग अलग हैं। सब्जेक्ट तो अलग नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि दोनों अलग अलग हैं। जैसे इकोलॉजी है, इकोलॉजी अलग है और इकोसिस्टम अलग है। तो हमने अभी तक जो जो भी अभी तक पढ़ा है वो पढ़ा है कि इकोलॉजी क्या है। कभी भी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि इकोलॉजी आया कहाँ से। तो इसलिए इकोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि इकोलॉजी शब्द है वो आया कहाँ से। मतलब कि जो पारिस्थितिक शब्द है कहाँ से आया। तो यह इकोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों का मेल है, ओकियो एवं लोगोस। ग्रीक भाषा का शब्द है ओकियो एवं लोगोस। देखिए, एनवायरमेंट, एनवायरन करना, मतलब कि यह है जो एनवायर है, ये शब्द लिया गया है फ्रेंच भाषा से। ऐसे ही इकोलॉजी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, ओकियो प्लस लोगोस। तो ओकियोस और लोगोस है, यह ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। ओकियोस का अर्थ होता है रहने का स्थान और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। तो इसलिए जो रहने का स्थान है उसका अध्ययन करना क्या होता है, इकोलॉजी। और इकोलॉजी क्या शुरू से इकोलॉजी यूज हो रहा है? नहीं। इकोलॉजी जो शब्द है वो सबसे पहले ओकियोलॉजी था, मतलब कि ओ इकोलॉजी शब्द था। इसी का जो नया रूप है वो है इकोलॉजी। तो जो ओ इकोलॉजी शब्द था, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने। आगे करते हैं। अब हमारे पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है, हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो इकोलॉजी है इसका अर्थ क्या है। इकोलॉजी का अर्थ होता है कि हमारे पर्यावरण में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का आपस का संबंध, आपस की क्रिया प्रतिक्रिया, यह आती है पारिस्थितिकी के अंदर। और वातावरण के अंदर जो भी लिविंग थिंग्स हैं, मतलब कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी और जीव जंतु, यह सब आते हैं लिविंग थिंग्स में। और नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं तालाब और सरोवर, और भी हमारा जो हम अपने आसपास देखते हैं निर्जीव वस्तुएं, वो आती हैं नॉन लिविंग थिंग्स में। तो इन दोनों के मध्य जो संबंध है, इन दोनों के मध्य जो संबंध है उसके द्वारा जो प्रक्रिया उत्पन्न होती है वो पारिस्थितिकी तंत्र का दूसरा रूप है। तो पारिस्थितिकी तंत्र, अब हमने किया पारिस्थितिकी और अब हम करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब कि इकोसिस्टम। तो अब समझ आया कि इकोलॉजी अलग है और इकोसिस्टम अलग है। इकोलॉजी तो है हमारे पर्यावरण का अध्ययन और इकोसिस्टम है हमारा पारिस्थितिक तंत्र। तो पारिस्थितिकी जो तंत्र है इसके अंतर्गत जैविक और अजैविक जो भी पदार्थ हैं उनके समूह को सम्मिलित किया जाता है। पारिस्थितिकी के अंदर सिर्फ लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को, और पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के ग्रुप को ऐड करके जो उनकी पारस्परिक क्रिया होती है उसे पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर शामिल किया जाता है। आइए अब हम समझते हैं कि इकोलॉजी शब्द के फादर कौन थे। मतलब इकोलॉजी जहाँ से अध्ययन शुरू हुआ था वो सबसे पहले किसने किया था। तो इकोलॉजी के फादर कहे जाते हैं ओडम, इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी। अब ये तो हुए इंटरनेशनल, ओडम है फादर ऑफ इकोलॉजी इंटरनेशनल लेवल पे। और इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? रामदेव मिश्रा। अब करते हैं हम इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कैसे बेस होता है, कैसे काम करता है। तो इकोसिस्टम के अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह है वो एक दिशीय होता है और गैर चक्रीय होता है।
लेकिन पोषण का प्रवाह कैसे होता है, द्विदिशीय होता है और बहुचक्रीय होता है। तो ये दोनों बात समझने लायक है कि ऊर्जा का प्रवाह तो एक दिशीय और गैर चक्रीय, लेकिन पोषण का प्रवाह द्विदिशीय एवं बहुचक्रीय होता है। तो आगे हम करेंगे स्वयं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसके दो रूप हैं, एक तो होता है स्वयं पारिस्थितिकी और दूसरा होता है समुदाय पारिस्थितिकी, मतलब कि सैन इकोलॉजी, और दूसरा है ऑटो इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी के अंदर आता है एक जीव का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन। जब एक जीव का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं स्वयं पारिस्थितिकी। लेकिन जब पूरे जैविक समुदाय का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है, करना तो संबंधों का ही अध्ययन है, लेकिन एक जीव का जब वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाएगा तो वह स्वयं पारिस्थितिकी। लेकिन जब पूरे जैविक समुदाय का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाएगा तो वो आएगा समुदाय पारिस्थितिकी के अंदर। आगे चलते हैं। हमारा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो सबसे बड़ा कहाँ पर होता है, समुद्र में। सबसे बड़ी जैव विविधता भी तो यहीं पाई जाती है, जो पानी होता है वहाँ पर सबसे बड़ी जैव विविधता पाई जाती है। तो इसीलिए सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ होगा, समुद्र में। और सबसे छोटा पानी की बूंद में। और सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ पाया जाएगा, महासागर में। आगे चलते हैं। नेचर की जो फंक्शनल इकाई है, नेचर का मतलब प्रकृति, प्रकृति की जो कार्यात्मक इकाई है वो क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, जिसे इंसान, कृत्रिम का मतलब होता है कि वह इंसान द्वारा शुरू की गई है। तो कृत्रिम पारितंत्र क्या होगा, खेत। और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा, धान का खेत। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा, घासस्थल, वन, मरुस्थल, ये सभी कहाँ आएंगे, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर। और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर क्या आएगा, झील, नदियाँ, समुद्र, जो भी पानी से रिलेटेड है वो आएगा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर। और जो भी स्थल से रिलेटेड है यानी कि मैदान और भूमि से रिलेटेड है वो आएगा घास, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर। जैसे घास है, वन है, मरुस्थल है, ये सब क्या है, हमारे स्थल पे हैं, तो ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। और जो झील, नदियाँ, समुद्र, तालाब, सरोवर, ये सब हैं तो ये क्या है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। आगे चलते हैं। अब देखिए हमने आज किया क्या, ये है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र। तो इस पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर सभी जीव जंतु, पेड़ पौधों का आपस में क्रिया और प्रतिक्रिया करना, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना और इनके संबंधों का ही अध्ययन है। जो इनकी प्रक्रिया का जो अध्ययन है वो आता है इकोलॉजी के अंदर। और जो इनका रहने का रंग ढंग है वो आता है पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर। तो देखिए आज हमने क्या किया, आज हमने पढ़ा है पारिस्थितिकी तंत्र। और सबसे पहले हमने जाना कि पारिस्थितिकी तंत्र है उसके शब्द जो है वो आया कहाँ से। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि ओकियोस प्लस लोगोस से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है, ओकियोस का मतलब होता है रहने का स्थान और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। तो इसीलिए पारिस्थितिकी का अर्थ है कि जो हमारा रहने का स्थान है, जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का और पशु पक्षियों का, इन सब का, लिविंग और नॉन लिविंग सभी वस्तुओं का जो भी रहने का स्थान है, जहाँ पर वो रहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, उसका अध्ययन कहाँ आएगा, इकोलॉजी में। इकोलॉजी का पुराना नाम क्या है, ओ इकोलॉजी। शुरू से कभी भी इकोलॉजी शब्द यूज़ नहीं होता था। यह सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में यूज़ किया था, जिसे ओ इकोलॉजी नाम दिया गया था। फिर हमने किया कि इसका अर्थ क्या होता है, वही पहले बताया कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के जो आपस का संबंध होता है उसे ही इकोलॉजी कहा जाता है। आगे आती है हमारी पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी जो तंत्र है, इकोसिस्टम, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ए.जी. टांसले ने, देखो दोनों चीज़ अलग हैं, इकोसिस्टम का प्रयोग किया था ए.जी. टांसले ने 1935 में। सन भी बदला है और नाम भी बदला है। और पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी का मतलब होता है, इकोलॉजी का सबसे पहले यूज किया था अर्नेस्ट हैकल ने। कब किया था, 1869 में। यह बात ध्यान रखने लायक है। और पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर अध्ययन किसका किया जाता है, जैविक और अजैविक
दोनों जो संघटक हैं, मतलब कि लिविंग और नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं, उनका जो ग्रुप है, उनकी पारस्परिक क्रिया को ही पारिस्थितिक तंत्र के अंदर समझा जाता है। और फादर ऑफ इकोलॉजी इंटरनेशनल लेवल पर हैं ओडम, और इंडिया लेवल पर हैं, इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी हैं रामदेव मिश्रा। आगे हमने किया कि इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो कैसा होता है, एक दिशीय लेकिन गैर चक्रीय होता है। और पोषण का प्रवाह कैसे होता है, द्विदिशीय और बहुचक्रीय। इसीलिए पारिस्थितिक तंत्र का आगे हमने किया है कि पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार का होता है, एक तो होता है ऑटो इकोलॉजी और दूसरा क्या होता है, साइने इकोलॉजी। जब एक जीव का अध्ययन किया जाता है तो ऑटो इकोलॉजी यानी कि समय पारिस्थितिकी, और जब जैविक समुदाय का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो समुदाय पारिस्थितिकी। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमने किए। सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा देखा गया है कि सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कहाँ है, समुद्र में। और सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र कहाँ है, पानी की बूंद में। और सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र महासागर में। और नेचर की फंक्शनल इकाई मतलब कि प्रकृति की कार्यात्मक इकाई कौन सी है, पारिस्थितिकी तंत्र। अब ये क्वेश्चन काफी बार देखा गया है सीटेट में कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंदर क्या क्या आता है। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंदर आता है झील, नदियां, सरोवर, समुद्र, तालाब, ये सब जो भी जल से बने हुए हैं। और जो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है उसमें आता है जो स्थल पर है, चाहे वो वन है, चाहे मरुस्थल है, चाहे घास का मैदान है। तो ये सब क्या है, हमारे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो आज हमने सबसे हमारा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन का, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, वो किया है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और आपका जो भी डाउट हो उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, थैंक यू। अब मिलते हैं अब आपकी नई वीडियो में। थैंक यू।